डिक्शनरी पढ़ने के लिए भी टेक्निक होती है। टेक्निक समझते हो? जैसे मान लो अगर आप टीचर लगे, जैसे ही आप टीचर लगोगे तो आपको स्कूल के अंदर एक हाजिरी शीट दिया जाता है। हाजिरी शीट आपको दी जाती है, यानी अटेंडेंस रजिस्टर आपको दिया जाता है। उसके अंदर बच्चों के नाम भरने होते हैं कि नहीं होते? वहां तो चलो आप पहले किसी का ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको कभी एग्जाम करवाना होता है, तब आप देखते हो कभी भी ऐसे नहीं कि पहले अशोक आ गया, उसके बाद में महेश आ गया, फिर वापस से ए पर नाम आ गया। ऐसा तो कभी नहीं आता। अल्फाबेट से आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? वही अल्फाबेट से ही शब्दकोश में चलता है। शब्दकोश भी वैसे ही चलता है। कहने का मतलब ये हो गया कि शब्दकोश से रिलेटिव आपके क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आएंगे, तो चार आपको शब्द दे दिए जाएंगे। या तो चार शब्द दे दिए जाएंगे, और या फिर आपको सीधा के सीधा दिया जाएगा कि निम्न में से प्रथम कौन सा शब्द आएगा। निम्न में से प्रथम कौन सा शब्द आएगा, ये आपको प्रथम शब्द कौन सा आएगा वो आपको बताना है। जैसे मैं कुछ शब्द आपको लिख के दे रहा हूं, और आप मुझे बताओ इनमें से पहला शब्द कौन सा आएगा। जैसे ए नंबर पर मैंने दे दिया CYNIC। दूसरे नंबर बी नंबर पर दे दिया मैंने CUSTOMS। डी सी नंबर पे मैंने दिया CREMAT। और डी नंबर पे मैंने दे दिया आपको COTTAGE। अब इसमें से मुझे बताओ, इसमें से पहला शब्द कौन सा आएगा शब्दकोश के अनुसार? कोई बताएगा इसमें से पहला शब्द कौन सा आएगा? कौन सा? डी। एक नंबर पे डी आ गया, चलो ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ मैं पहला ना पूछ के मैं आपसे पूछूं तीसरा शब्द कौन सा आएगा, क्योंकि पर्सन कुछ भी दे सकता है आपको कि निम्न में से तीसरा शब्द कौन सा होगा, शब्दकोश के अनुसार तीसरा शब्द कौन सा होगा, तो बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा? बी। अब जिसको समझ में नहीं है वो एक बात ध्यान से समझ लेना। जब भी कोई शब्दकोश की बात चलती है, अल्फाबेट की बात चलती है, जैसे मान लो एक क्लास के अंदर अमित नाम के दो लड़के हैं। अब डिसाइड करना है एक नंबर पे किसको रखना है, दो नंबर पे किसको रखना है। तो सुनना, अमित में स्पेलिंग पूरी दोनों के अंदर सेम होती है, तो फिर हम उसके आगे कास्ट पे चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते? जैसे मान लो ये कुमार हो गया, और ये मेघवाल हो गया, या कुछ भी अदर कास्ट होगी। तो जैसे अब इनमें से इन दोनों में से एक नंबर हाजिरी किसकी होगी? अमित कुमार की। क्योंकि एबीसीडी के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? के आता है कि एम आता है? के। क्योंकि आपको पता है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ABCD ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा बता सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ABCD को वर्णमाला को हमेशा किस में कन्वर्ट करो? मैथ में कन्वर्ट करो। मैथ में कैसे? के कितने पर है कि सर 11 पर। एम कितने पर है कि सर 13 पर। बात करता। और ये सारी चीजें हम मैं आपको बता चुका हूँ कि हम 13 पर है कि 11 पर है, कैसे याद करना है, सारी बातें बता चुका हूँ। फिर वो हाथों पे याद होता है, पूछने की जरूरत नहीं होती है कि 18 पे कौन है। 18 पे कौन है? आर। 8 पे एच है। 8 पे कौन है? एच है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हाथों पे याद हो जाता है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, वही बात यहां चलती है। यहां हमें एक शब्द से दूसरा शब्द यानी एक एक वर्ण ढूंढना होता है। पहले देखो, सी सब में सेम है, तो सी से मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि पहला कौन सा आएगा। नहीं आएगा। तो फिर मैं दूसरे शब्द पे जाऊंगा, आगे से कितना ही शब्द बड़ा क्यों ना हो, फिर मैं दूसरे शब्द पे जाऊंगा। तो दूसरे शब्द पे चलता हूं मैं, तो दूसरे शब्द में वाई देखो, वाई कितने पर आ रहा है? वाई 25 पे। और यू कितने पर आ रहा है? 21 पर। ओ कितने पर आ रहा है? 15 पर। और आर कितने पर आ रहा है? 18 पर। तो आगे चाहे कितना ही बड़ा शब्द क्यों ना हो, चाहे कितना ही छोटा शब्द क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि लाइन टू लाइन चलते हैं, जैसे जैसे हमें कोई मिल रहा है हम उससे डिसाइड करें। पहले हमें सी मिला, तो सब में सी था, इसीलिए हमने सी को बोल दिया। देख, तेरे से डिसाइड नहीं हो सकता कि पहले कौन आएगा, तो फिर हम आगे वाले शब्द पे चले गए। मान लो सपोज दैट आगे वाला शब्द सभी में वाई है। क्या है? सभी में वाई है। तो हम फिर किस शब्द पे चलते?
तीसरे शब्द पे चलते, किस शब्द पे चलते, तीसरे शब्द पे चलते, और फिर डिसाइड करते कि हाँ आगे वाला शब्द अब कौन सा होगा। तो यहाँ अभी तो क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा था आपको कितना 25 यू दे रखा था, 21 पे यू दे रखा था, और यहाँ 15 पे क्या दे रखा था ओ, और 18 पे क्या दे रखा था आर। अब देखो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि सबसे पहले कौन आता है 15, तो ये 1 नंबर पर हो गया, फिर आता है 18 तो ये 2 नंबर पर हो गया, ये कितने पर हो गया 3, और ये बच गया 4 पर। तो इस हिसाब से बता ही सकते हो आप। एक और देता हूँ, मुझे इसका आंसर बताओ, जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक ये वाला नोट कर लो आप। तो अब इसमें से बताओ, इसमें क्या पूछा है, सबसे बाद आएगा, कौन सा शब्द आएगा सबसे बाद में। अब इसमें तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही पड़ा है आपके सामने। हम्म, एक बात बताओ मेरे को, देखो तीनों चार शब्द दे रखे हैं, चार में से केवल दो शब्द है जिनका अक्षर एक जैसा है, आइए आगे, बाकी इसमें एच है, इसमें क्या है एल है। तो सबसे पहली बात, एच, एच कितने पर आता है 8 पर, आई 9, आई 9, एल 12। अब बताओ कौन सा सबसे अंतिम में आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि हमें यहां तक तो पहुंचने की, सेकंड तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं हुई। हाँ, अब अगर मैं यहाँ सबसे बाद में ना पूछ के मैं पूछूं दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, दूसरे स्थान पर, यहाँ तो आंसर हो गया आपका डी। अब दूसरे स्थान पर पूछूं तो बताओ, तो कौन सा आएगा। अब देखो पहले स्थान पर तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंतिम स्थान यानी चौथे स्थान पर ये आ रहा है, झगड़ा आई वालों के बीच में, तो आई से नहीं सुलझ रहा, तो एल और एम आगे आगे, यहाँ एल है यहाँ एम है, एम आपको पता है 13 पे आता है, एल आता है 12 पे, तो ये किस नंबर पर हो गया, दूसरे नंबर पर ये हो गया, और तीसरे नंबर पर ये हो गया। कुछ सोचने की दिक्कत है क्या, नहीं है। ये वाला नोट कर लिया होगा, ये वाला नोट करो, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्या लिखा मैंने, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब 4 ऑप्शन किस प्रकार से हो सकते हैं? तो 4 ऑप्शन का तरीका देखो, दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार से कैसे? पहला प्रकार हो सकता है कि यही शब्द यहाँ लिखे हुए मिल जाए आगे पीछे। जैसे मान लो ये शब्द पहले लिख दिया, फिर वो शब्द दे दिया, फिर बीच वाला कोई भी शब्द दे दिया। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से क्रम से शब्द किए हुए मिल सकते हैं, यानी यही शब्द देती है, तो उनमें से छांट लो। और या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको शब्द की जगह नंबरिंग दे दी। नंबरिंग कैसे? जैसे मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो आपसे ऐसे आ गया 1 2 3 4, या 4 3 2 1। मतलब इस प्रकार से कैसे भी आ सकता है। तो आप नंबरिंग के हिसाब से मुझे बताओ कि सर पहले इसमें ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, ताकि मैं इसको कह सकूं ये आपका आंसर है। बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? दूसरा। इसके अलावा भी अगर कोई बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। ये तो इस बच्चे ने बोला है, और भी कोई बोल सकता है। सबसे पहले, क्योंकि मैंने क्रम से शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए बोला है। शब्द है पहला ही आएगा। चलो आप पहला बोल रहे हो, ठीक है। जिसने दूसरा बोला है वो आगे वाला बताओ, आगे वाला कौन सा होगा फिर? तब तक आप बताओ। दूसरे के बाद में कौन सा आएगा ममता? तीसरा। तीसरे के बाद में? एक के बाद में दो? अच्छा। दो के बाद में? तीन। और फिर चार बच गया, आप बताओ। पहला और फिर चौथा बच गया। चलो अब चेक करते हैं किसका सही है किसका गलत है, ये अभी पता चल जाएगा। एक ही क्लास में हम बैठे हैं, एक ही क्लास में बैठे हैं, और फिर भी हमारे आंसर है वो मिसमैच हो रहे हैं। तरीका वही है, सब चीज वही समझ रहे हैं। अब गलती कहाँ हो रही है वो ध्यान से समझ लेना। अब इधर देखो, मैंने क्या बोला? व्यवस्थित क्रम से कीजिए। तो इधर हम देखते हैं, मैंने पहला शब्द उठाया तो सबने बोला हमारे पास टी है, तो टी से तो काम नहीं बढ़ने वाला, छोड़ो टी को। टी के बाद में जैसे ही मैं अगले पर चला तो सब बोले हमारे पास ई है, सबके पास ई है, तो छोड़ो, इससे काम नहीं बन रहा। फिर हम चलते हैं आगे वाले के पास, तो ऐसे सभी कह रहे हैं हमारे पास ऐसे। फिर हम चलते हैं आगे, कौन बैठा है? टी बैठा है, तो इससे भी काम नहीं हो रहा। तो फिर और आगे चलते हैं, इसी से भी काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो ये बोला, ऐसा शब्द हमारे पास है ना, ये बोला कि सर मेरे पास तो अब बताने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं किससे कंपैरिजन करूं, मेरे पास झगड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो नहीं है तो इसको पहले ही बैठा दो, ये तो कंपटीशन से ही बाहर हो गया, तो यानी ये एक नंबर पे पहले ही आ गया। देखो झगड़ा किन लोगों के बीच में होता है? फर्स्ट सेकंड के बीच में झगड़ा किस वजह से होता है? क्योंकि दो बंदे कंपैरिजन में चलते हैं नंबरों की वजह से, तभी होता है झगड़ा। मान लो एक बंदा सबसे हटके नंबर ही ले आया, तो उनको साइड में ही रख दो, ये सबसे लास्ट में नहीं जाएगा। अगर क्लास के अंदर केवल अमित है ना, तो सबसे पहला रोल नंबर केवल अमित का होगा, फिर अमित कुमार आएगा, पहले अमित कुमार नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि इसके पास जीरो है या कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है? ये है, तो वो दूसरे नंबर पर हो गया। इस पर्सन से सारी बातें, डाउट है सारे क्लियर हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी पहला है वो पहले नंबर पे आ गया। अब झगड़ा चल रहा है आगे वालों के बीच, तो ठीक है, आगे वालों में चलते हैं। तो आगे देखो क्या है इसके पास? ए के बाद में सी, ए के बाद में दो जनों के पास सी है, एक जने के पास क्या है? अच्छा, तीनों के पास ही सी है, तीनों के पास भी क्या है? सी है। तो सी से भी क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर आगे चलते हैं, ई। तो सबके पास देखो, इन दो के पास ई है, लेकिन वहां क्या बैठा है? वाई बैठा है। क्या बैठा है? वाई। तो मुझे बताओ ई पहले आता है कि वाई? देखो ई है 5 नंबर पर, और वाई कितने नंबर पर है? 25 नंबर पर। 25 नंबर पर ई पहले आता है, तो ई पहले आता है, तो यानी इसका मतलब वाई तो सबसे लास्ट में हो गया। कहाँ हो गया? सबसे लास्ट में। अब झगड़ा केवल और केवल दो और तीन के बीच में है, या तो दो पहले आएगा या तीन पहले आएगा। तो देखो अब ई के बाद में क्या आ रहा है? ए। और उसमें क्या आ रहा है? ओ। तो आपको पता है ए पहले आता है ना कि ओ। तो बात क्लियर हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये वाला राइट। क्लियर हो गई बात? डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक और दे सकता हूँ क्वेश्चन, ये वाला नोट करो, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं तब तक। और ये ध्यान से समझ लेना, ये केवल और केवल रीजनिंग का ही पोर्शन नहीं है। जब आप स्कूल टाइम में रजिस्टर के अंदर बच्चों के नाम लिखोगे,
तब भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि अमित को पहले लिखूं कि अमित कुमार को पहले लिखूं। बस यही लाइन स्वयं यहाँ पे है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखो या शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और मुझे आंसर बताइए कि सब पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। पहले तीन, आगे बोलो, फिर दो, फिर एक। अब इनके अलावा किसी का आंसर है तो बोल सकते हो। सही है, क्लियर कर देते हैं वापस इनको। सबसे पहले सभी के पास एम है तो हम एम से क्लियर नहीं कर सकते। आगे चलेंगे तो सबके पास यू है तो इससे भी क्लियर नहीं होता। तो उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो एक के पास एस है, दो के पास एस है और दो के पास क्या है, आर है। यही बात हुई, दो के पास एस है, दो के पास आर है। तो अब पहले ये बताओ, आर कितने पर है, 18, एस कितने पर है, 19। यानी पहले कौन से शब्द आएंगे, आर वाले आएंगे। तो हम पहले आर वाले दोनों शब्दों को लेते हैं और उनको पता करते हैं कि आप में से पहले कौन आएगा। ये तो क्लियर होगी कि आर वाले पहले आएंगे, एस वाले तो चुपचाप ही बैठ गए कि अब आर वालों के बीच में झगड़ा कि नहीं पहले मैं या पहले मैं। तो पहले में हम देखते हैं आर के बाद में यहाँ पे क्या है, एम, और यहाँ पे क्या है, के। एम है 13 पर और के है 11 पर। तो सबसे पहले के, फिर एम। हो गया। अब एस वाले झगड़ा कर रहे हैं, चलो पहले दूसरे पर तो वो आ गए, अब तीसरे चौथे में से पहले कौन जाएगा। तो एस के बाद में यहाँ है सी और यहाँ है ई। सी होता है 3 पर और ई होता है 5 पर। तो एक, पहले एक और फिर 4। तो ये हो गया इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से शब्दकोश के अंदर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दो टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए शब्दकोश के अंदर, एक तो सीधा का सीधा ऐसा दे दिया आपको अक्षर और सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया कि व्यवस्थित क्रम से कीजिए, और एक टाइप वो दे दिया कि निम्न दिए गए शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार प्रथम कौन आएगा या अंतिम कौन आएगा या तीसरा कौन आएगा या दूसरा कौन आएगा। तो ये बता सकते हो आप, क्लियर। तो ये बात हो गई वर्णमाला के अंदर, वर्णमाला का एक पोर्शन होता है शब्दकोश। अब इससे ही रिलेटिव एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैम तो ये शब्दकोश वाले क्लियर कर लेना, ये लगभग पूछे जाते हैं। फिर इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें क्या टाइप होता है, टाइप ये होता है कि आपको एक स्पेलिंग दे दी गई, यानी कुछ शब्द आपको दे दिए गए, दे दिए, फिर उनसे रिलेटिव आपको नीचे 4 ऑप्शन दे दिया और पर्सन ने बोल दिया कि निम्न दिए गए शब्द इससे बनते हैं या नहीं बनते, ये पता करना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। जिसने ये नोट नहीं किया वो नोट कर लो। और बाकी इनके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो मैं आपको डाल दूंगा, वो चेक कर लेना वहां से।
ऑप्शन क्या दे दिया आपको? एक शब्द दे दिया और ऑप्शन में आपको 4 शब्द दे दिए गए हैं। अब इन चारों शब्दों को ढूंढ के आपको ये बताना है कि अगर ये अक्षर आपके पास है, ये वर्ण आपके पास है, ये स्पेलिंग आपके पास है, इस स्पेलिंग से इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो आप नहीं बना सकते? क्या? तो ध्यान रखना, ये इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दो टाइप के कैसे? एक तो आएगा नहीं बना सकते, यानी इसका मतलब 3 तो आपके पास ऐसे होंगे जो आप बना सकते हो, एक ऐसा होगा जो आप नहीं बना सकते। और इसमें एक टाइप ऐसा आएगा जिसमें आपको पूछेगा निम्न में से कौन सा शब्द आप बना सकते हो, तो इसका मतलब 3 तो ऐसे होंगे जो आप नहीं बना सकते और एक होगा बना सकते हो। अब ये क्या है? अब सी बता रहे हो कि ये आप नहीं बना सकते, क्यों? कोई बताएगा क्या कारण क्या है? के कारण क्या है? के। अब के क्या कारण है? तो देखो, अगर मैं साइकिल शब्द बनाता हूँ, साइकिल में सी है तो इसमें भी सी है। साइकिल को वाई चाहिए, यहाँ वाई पड़ा है, फिर सी चाहिए तो ये भी सी पड़ा है। और कई बार ये भी होता है, मान लो अगर ये यहाँ सी नहीं दे रखा है तो आप साइकिल शब्द नहीं बना सकते। बना सकते हो क्या साइकिल शब्द? क्योंकि साइकिल के लिए 2 शब्द चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन हमारे पास एक ही सी है तो हम नहीं बना सकते, लेकिन अभी हमें सी 2 दे रखे हैं। एल भी है तो ये रहा, ई भी है तो हम बना सकते हैं, यानी कहने का मतलब है साइकिल शब्द हमारा बन सकता है। वैसे ही पेंसिल देखो, पेंसिल के लिए पी हमारे पास है, ई हमारे पास है, एन भी है और सी भी है और आई भी है और एल भी है। तो इसका मतलब पेंसिल भी बना सकते हो। और डी आई ए एल, इसमें देखो डी है, आई है, ए है और एल है, ये भी आप बना सकते हो। लेकिन याक वाई ओ के, वाई हमारे पास है, ओ भी हमारे पास है, लेकिन के नहीं है, ई हमारे पास। अगर इसमें के होता तो मैं बना सकता, नहीं तो नहीं बना सकता। आगे बात समझ में है? एक वो दूसरे टाइप वाला लिखवा देता हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप बताना क्या होगा इसका आंसर। ये सेमी लाइन लिख रहा हूँ, निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है? यहाँ लिखा था नहीं बनाया जा सकता, और यहाँ लिखेंगे निम्न में से, निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया इसमें से 3 शब्द ऐसे होंगे जो बनेंगे नहीं, और एक शब्द ऐसा होगा जो बनेगा। कौन सा? बी, डी? इसके अलावा किसी का आंसर? देखो, जिसने आंसर दे दिया फिर उसी आंसर पे फिक्स मत हो जाया करो। सी भी और है जो बनाया जा सकता है।
सी बन रहा है। और देखो, सी बन रहा है तो एक चीज हटा देंगे, सी भी नहीं बनेगा बस। दो बन रहे हैं, दो नहीं बनेंगे, तो इस प्रकार से नहीं मिलेगा आपको। आपको केवल यही मिलेगा, एक नहीं बनेगा और एक बनेगा, तीन नहीं बनेंगे। एक मिनट, इस लिंक को यहाँ से ई हटा दो। अब बताओ मेरे को कौन सा बनेगा। यहाँ ई था बीच में, वो हटा दो। अब बताओ कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा अब? केवल डी नंबर बनेगा। और यही बात मैंने पूछी, कौन सा शब्द दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। तो ये नहीं, ये दो टाइप हो गए आपके। एक टाइप तो ऐसा पूछा जाएगा जिसके अंदर आपको ये सेम टू सेम बात है दोनों के अंदर, बस फर्क इतना ही है, ये गौर से पढ़ लेना कि दिया गया शब्द नहीं बनेगा तो उसमें से हमें वही शब्द ढूंढना है जो नहीं बनेगा, बाकी तीन शब्द बनेंगे। यहां देखते हो ये शब्द बनेगा, तो यहां देखो टी भी है, आर भी है, ए भी है, आई भी है, एन भी है और एस भी है। लेकिन यहां देखो आर है, ई भी है, ई है ना इसमें, एस भी है, पी भी है, आई भी है और टी भी है। लेकिन ई हमें एक और चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो ई कितना है, केवल और केवल एक ही है, दूसरा ई हमारे पास नहीं है। ये वाला शब्द नहीं बनेगा। वैसे इसमें देखो, इसमें भी दो ई चाहिए, लेकिन हमारे पास ई कितना है, एक है। और यहाँ पर भी दो ई चाहिए, हमारे पास ये एक है। या कुछ और वजह हो सकती है, तो ये वाला नोट करो। मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूँ, उनमें आप ढूंढो। और भी चेक कर लो, चारों में डिसाइड कर लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये बात चलती है कि हम एक अक्षर भूल के उसे राइट कर देते हैं, फिर बाकी दूसरे को ध्यान नहीं देते। और बाकी तो कल मोहन जी सर बात बता रहे थे कि कौन सा, मतलब काटना सीखो ऑप्शन। ऑप्शन काटना सीखोगे तो सीधा का सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। काटने का मतलब ये हो गया कि यहाँ अगर पूछा है बनाना, तो आप उन्हें उन्हें ढूंढो वो जो जो नहीं बन रहे हैं, और उसके पीछे की वजह आपको पता है। जैसे REMAIN, इसके अंदर देखो आर हमारे पास नहीं है, तो यानी आर के नीचे अंडरलाइन कर दिया, ये हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा। फिर हमारे पास PENCIL, पेंसिल की बात करें, पी है, ई है, एन भी है और एन है ना, एल नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, एल नहीं है, तो ये लो, ये वाला कैंसिल हो गया। अब CNTERE में देखो, यहाँ हमारे पास आर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो पीछे क्या बचा है, ये वाला बचा है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया, बात समझ में आ गई होगी आपको कि शब्दकोश
और इसके क्वेश्चन। तो वर्णमाला परीक्षण के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार वापस उन क्वेश्चनों के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ये टॉपिक इसके अंदर वर्णमाला परीक्षण में आते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। क्योंकि वर्णमाला परीक्षण के अंदर इतना ही पोर्शन है, और बाकी इनसे रिलेटिव कुछ अनुपात वाले आते हैं तो वो अलग टॉपिक हो जाता है, सदस्यता और रीज आके उनके अंदर आ जाता है। बाकी ये शब्दकोश और ये जो शब्द बनाए जाते हैं, ये शब्द इस वर्णमाला के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। ये वाला नोट कर लो, फिर हम वापस उस बात को रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं और वर्णमाला परीक्षण के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमने किस किस टाइप के हमने प्रश्न पढ़े हैं। उनके अलावा अगर कोई टाइप का क्वेश्चन बच जाता है, जैसे मान लो आप गाइड से करते हो या आप कहीं से भी करते हो वर्णमाला परीक्षण, वहां कुछ टाइप के अगर क्वेश्चन बच जाते हैं तो वो लाके मुझे बता देना कि सर इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने देखे, तो हम वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोटा मोटी जो है टाइप वो आपके सामने वर्णमाला परीक्षण के थे, वो आ चुके हैं। वर्णमाला परीक्षण के बारे में जब हमने बात की थी तब हमने पहला टाइप क्या पढ़ा था, कोई बताएगा पहला टाइप? पहला टाइप हमने पढ़ा था दाएं बाएं वाला, यानी आपको ए टू जेड वर्णमाला दे दी और आपको पूछ लिया बाएं बाएं से सातवां या दाएं से आठवां वर्ण कौन सा होगा, या बाएं से सातवें के दाएं आठवां कौन सा होगा। एक टाइप हमने दाएं बाएं वाला पढ़ा था। फिर हमने दूसरा टाइप कौन सा पढ़ा था वर्णमाला के अंदर? दूसरा, यानी आपको कोई दो शब्द दे दिया, जैसे ई और एम दे दिया कि मध्य वर्ण पूछ लिया, मध्य वर्ण। तो मध्य वर्ण में भी दो टाइप के पढ़े थे हमने, कौन कौन सा? एक तो सिंपल सा, इसके बीचों बीच में कोई भी एक अल्फाबेट, जैसे सी कितने पर था? सी कितने पर था? 3। एम कितने पर था? 13। टोटल हो गया 16। 16 का आधा कितना हो गया? यानी दोनों को जोड़ के 2 का भाग 8 पे कौन है? एच। तो सीधा क्या हो गया? एच। एक टाइप तो हमने ये पढ़ा था, और एक टाइप हमने पढ़ा था कि मध्य कितने वर्ण, कितने वर्ण के बारे में पढ़ा था हमने, कितने वर्ण। तो टोटल देखो 13 और 3 के बीच में, 3 के बाद में 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने वर्ण हो गए टोटल? 9 वर्ण। यानी मैंने बताया था 13 माइनस आगे कौन है? 3। तो 3 है तो घटाना कितना है? 4। एक एक्स्ट्रा घटाना है, एक एक्स्ट्रा घटाना है, तो 13 में से 4 जाएगा तो क्या आ गया? 9। एक टाइप हमने ये वाला किया था। उसके बाद हमने कौन सा किया था? उसके बाद हमने टाइप नंबर 3 किया था कि आपको कोई भी शब्द दे दिया, अल्फाबेट दे दिया, जैसे APPLE दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि ऐसे कितने वर्ण हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है। तो हमने यहाँ पे किया था, ये पहले पर है, ये 16 पर है, ये 16 पर है, और उनके बारे में आज ही हमने एक क्वेश्चन अभी किया था। और ये कितने पर है? L 12 पर है, E5। तो आप देखो एक के बाद में 2 3 4 5, तो सीधा का सीधा हो रहा है। तो यानी इसमें कितना जोड़ा बन रहा है? केवल और केवल एक ही जोड़ा बन रहा है। अब वैसे हमने इसकी आज एक क्वेश्चन कर लिया है। और उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल चौथा टॉपिक हमने किया था वर्णमाला परीक्षण के अंदर, क्या किया था अभी? एक तो शब्दकोश, शब्दकोश की बात आ गई। अब शब्दकोश दो, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर आपको शब्दकोश लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको डिक्शनरी शब्द मिलेगा, तो डिक्शनरी और शब्दकोश एक ही है, और कहीं पर आपको टेलीफोन डायरेक्टरी मिलेगा। टेलीफोन डायरेक्टरी समझते हो? आजकल तो हम मोबाइल हो गया, मोबाइल के अंदर सीधा नंबर सेव करते हैं, ये भी एक हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी है। कॉन्टैक्ट जो होता है वो हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसके अंदर भी अब नंबर जो सेव कर रखे हैं तो वो अल्फाबेट से जाके चेक कर लेना। आपने केवल अमित सेव कर रखा है तो वो सबसे ऊपर है, और अमित के आगे कुछ कुमार लिख रखा है तो वो उसके सेकेंड नंबर पर आपको मिलेगा। और टेलीफोन डायरेक्टरी, पहले पहले क्या होता था, घर में जो लैंडलाइन फोन होते थे तो उन सारे फोनों के लिए एक डायरी हुआ करती थी पूरी, जिसके अंदर नंबर लिखा हुआ करते थे। तो उनके अंदर वो नंबर है वो भी किस हिसाब से लिखे जाते थे? सीरीज से लिखे जाते थे। तो शब्दकोश कह दे चाहे टेलीफोन डायरेक्टरी कह दे, तो वो क्वेश्चन वही के वही है, वैसे के वैसे ही होंगे। और फिर लास्ट अभी हमने पूछा था कि कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन हो गए वर्णमाला परीक्षण के। मेरे ख्याल से वर्णमाला परीक्षण में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन तो आपको खुद करने पड़ेंगे। हम आपको टाइप बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको उसे हल करना है, बाकी हर चीज हम अटेंड नहीं करवा सकते, क्योंकि प्रत्येक एक एक क्वेश्चन हम करें तो बहुत टाइम लगता है।
ये वर्णमाला प्रश्न की बात होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और टाइप मिलता है तो लाके बताना, वो भी हम क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं आज। चलो गुणा भाग बहुत होगी, अब थोड़ा सा गुणा भाग को रिलीव देते हैं और थोड़ा दिमाग पे जोर डालने के लिए हम चलते हैं रिश्तों पर। ब्लड रिलेशन, नाते रिश्ते। और ये टॉपिक अगर क्लियर करना हो ना तो घर में बड़े बुजुर्गों के पास जाके बैठ जाना, सबसे बेस्ट इनका ये इलाज है। यानी बड़े बुजुर्ग इन, ये वाला टॉपिक है ना, बड़े बुजुर्ग अपने आप क्लियर करवा के बता देंगे, उनको कोई रीजनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ पे समझना है किस प्रकार से हमें करना है। कुछ रिश्ते नाते हैं तो मुझे कोई बताएगा? देखो, आपके पापा की बहन आपकी क्या लगती है? क्या लगती है? बुआ के पति आपके क्या लगते हैं? अच्छा, बुआ के पति आप के फूफा लगते हैं। अच्छा चलो, आप बुआ के क्या लगते हो? क्या लगते हो? भतीजे या भतीजी, जो भी है, भतीजा या भतीजी जो भी है। तो बताओ फूफा के आप क्या लगते हो? सोचो। छोटा सा क्वेश्चन पूछे मैंने, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछा ही नहीं। कोई बता सकता है कि फूफा के आप क्या लगते हो? यानी कुछ रिश्ते यहाँ पे ऐसे होंगे जिन रिश्तों के कोई नाम नहीं होते, डायरेक्ट बोला जाता है। फूफा के आप क्या लगोगे? साले का पुत्र या पुत्री, डायरेक्ट ही बताना पड़ेगा। आप फूफा जी को हमेशा फूफा जी कहते हो, लेकिन वो कभी आपको भतीजा भतीजी या भांजा भांजी कभी नहीं कह सकता। वैसा ही रिश्ता किसके साथ होता है? मासी के साथ। मासी के साथ होता है कि नहीं होता है? मासी के आप भांजा भांजी लगते हो, मासू जी के क्या लगते हो आप? साडू के पुत्र या पुत्री, या साड़ी के पुत्र, साड़ी के पुत्र या पुत्री, साड़ी के हो गए ना, साडू के हो गए या साड़ी के हो गए। तो वहां आपको वो रिलेशन बताना पड़ेगा, साड़ी के पुत्र या पुत्री। चलो मुझे एक बात बताओ, पापा के भाई है, ठीक है, पापा के अगर छोटा भाई है, पापा का छोटा भाई है, तो उसे आप क्या कहोगे? चाचा, इंग्लिश में अंकल, वही कहोगे। अच्छा, चाचा का बड़ा भाई है तो उसे क्या बोलोगे? ताऊ जी, बाबा जी, यही बोलोगे? यही बोलोगे? तो मुझे एक बात बताओ, क्लियर कर दो, चाचा के आप क्या लगते हो? भतीजा या भतीजी? तो कभी ताऊ जी को पूछा है कि मैं आपके क्या लगता हूँ? ताऊ जी के भी आप पुत्र पुत्री, बेटा बेटी कहते हैं वो, क्योंकि वो पापा के भी, क्योंकि कई कई बार हमें उन्हें बड़े पापा कहते हैं कि नहीं कहते? कभी चाचा को बड़े पापा का छोटे पापा का है? कहा है क्या कभी छोटे पापा? चाचा को छोटे पापा नहीं कहते, पापा को बड़े, ताऊ जी को हम बड़े पापा कहते हैं। लेकिन इन रिश्तों का कुछ नाम नहीं है, इन रिश्तों को हम नाम एडजस्ट करके रखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मासी का लड़का है या लड़की है, ठीक है, वो आपके क्या लगते हैं? भाई या बहन? ठीक है, भाई या बहन। बुआ का लड़का या लड़की है, वो भी भाई या बहन नहीं लगेंगे। लेकिन भाई और बहन तो हम रियल को कहते हैं, रियल को कहते हैं, यहां पर भी हम पढ़ेंगे। भाई बहन रिलेशन में ऑप्शन में आएगा भाई बहन, या कजन ब्रदर, या कजन सिस्टर। अब कजन, कजिन हिंदी में भी लिखा आ सकता है, इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है, ज्यादातर हिंदी में लिखा आएगा। अब कजिन भाई की बात करें तो वो मासी का भी लड़का हो सकता है और बुआ का भी लड़का हो सकता है, दोनों के लिए हम कजिन ब्रदर ही इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में एक ही शब्द है, कजिन ब्रदर, यानी मासी का भी लड़का हो सकता है, बुआ का भी लड़का हो सकता है, चाचा का भी लड़का हो सकता है,
चाचा काके बेटो भाई है वो भी कजन ब्रदर है, बाबर बेटो भाई है तो वो भी कजन ब्रदर है, और रियल ब्रदर है जिके नापा रियल भाई के है। तो यानी ये कुछ रिश्ते नाते हैं जो आपको नॉर्मली हम यूज लेते हैं, नॉर्मली हमें पता है कि कौन किसके क्या लगता है। जैसे मैं बात करूं, पापा की बात करूं, पापा का एक बेटा है, पुत्र है, बेटा है चाहे बेटी है। अब इसकी जब शादी होती है तो इसकी जो सास होती है, इसकी पत्नी की मम्मी क्या लगती है इसके, सास ही लगती है, और पत्नी के पिता क्या लगेंगे इसके। अब इनकी इन सास ससुर का पापा से क्या रिश्ता है, दामाद कहां से हो गए पापा से, सगा संबंधी। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हैं क्या कहेंगे इन्हें, समधी समधन कहेंगे। लेकिन इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, इसमें केवल और केवल आपके दायरे में घूमते रहेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उन्हें आखिर कहेंगे क्या। समधी समधन कहेंगे, लेकिन आप कहा सगा सगी, क्या नहीं, सगा सगे। अब कहने मतलब हो गयो कि बेटे रे परिवार में यानी ससुराल में जितना भी है, बेटे रे पत्नी रे अलावा, पत्नी रे या मतलब मेरी फैमिली के अलावा जितना भी है, चाहे बिहारी साड़ी है क्योंकि बहन हो जी की बीड़ी साड़ी लागी, बाकी सब रे कहीं लागी। यानी इसकी जो पत्नी है, पत्नी की बहन क्या लगती है, साड़ी लगती है इसके, साड़ी लगती है। और बाकी जितने भी है उन सबके ये क्या लगेगी, सगी लगेगी, सगी लगेगी। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ से उधर गंगानगर की ओर बढ़ते हैं तो भाई की जो साड़ी है वो सभी के साड़ी लगती है, गंगानगर वालों का ये रूल है। वहां अगर भाई की साड़ी है तो भाई का छोटा भाई है चाहे बड़ा भाई है तो वो भी उसे साड़ी ही कहता है, वो भी उसे साड़ी कहता है। तो कई जगह रिश्ते नातों में चेंजिंग है, तो वो यहाँ चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ रिश्ते नातों की बात है, इन्हें हमें किस टाइप से करना है, किस बेस से करना है, वो हमें लाइन टू लाइन इन्हें लिखना पड़ेगा। तो ये तो हम नॉर्मल बात होगी, अब हम इसको लिखते हैं पूरा। मैं बोलता हूं, आपको केवल लिखना है। ये रिश्ता मैं बता रहा हूं आपसे, ठीक है, आपसे रिश्ता बता रहा हूं, माँ का हो या फिर पिता का हो, बात तो दोनों की एक ही है। माँ या पिता, मैंने पति लिख दिया क्या, माँ या पिता का जो पुत्र होता है वो आपके क्या लगता है बताओ। या तो स्वयं हो सकता है, और या क्या हो सकता है, भाई हो सकता है। और माँ और पिता की जो पुत्री होती है तो वो सेम बात है, या तो बहन हो सकती है, और लड़की है तो वो स्वयं भी हो सकती है। ऐसे नहीं कि लड़का है तो वो कहना स्वयं है, वो तो है नहीं। या तो वो बहन हो सकती है, लड़का है तो उसकी बहन हो सकती है, लड़की है तो भी उसकी बहन भी हो सकती है, और वो स्वयं भी हो सकती है। तो कभी भी बात आ जाए कि पिता का पुत्र, उसके पिता का पुत्र, तो उसके पिता का अगर इकलौता पुत्र कहे, देखो स्वयं कब आएगा, जब वो कहेगा इकलौता पुत्र। कौन सा पुत्र, इकलौता पुत्र या इकलौती पुत्री, तब वो स्वयं होगा, नहीं तो उसका भाई हो सकता है। आगे बात समझ में। दूसरा रिश्ता, अगर माँ का भाई है तब आप उसे क्या कहोगे, और पिता का भाई है तो, पिता का भाई है तो चाचा या ताऊ जी, यानी बड़ा है तो ताऊ और छोटा है तो चाचा। अगर माँ की बहन है तो, हम्म, बहन है तो मासी, और पिता की बहन है तो, पिता की बहन है तो क्या होगी, बुआ होगी।
क्या होगी? बुआ। माँ की बहन है तो मासी, और पिता की बहन है तो बुआ हो गई। अच्छा, माँ का पिता है तो, माँ का पिता है तो नाना, नाना ही होता है। और पिता का पिता है तो यानी बाप रो भी एक बाप हो है, लेकिन कहीं के पिता का पिता क्या कहलाता है? दादा। क्या कहलाता है? दादा। और मारी माँ, माँ की माँ कहीं कहलाता है? नानी। और पितारी माँ, पितारी माँ कहीं कहलावा है? दादी कहलावा। अगर बात करें पुत्र की पत्नी, अगर मान लो आपके पुत्र की पत्नी हो तो वो आपकी क्या लगेगी? बहू तो हम अपनी भाषा में कहते हैं, पुत्र वधु। क्या कहलाएगी? पुत्र वधु। पुत्र की पत्नी है तो पुत्र वधु, और पुत्री की पत्नी है तो पुत्री की पत्नी होती है क्या? पुत्री का पति। पुत्री का पति है तो क्या होगा? क्या होगा? दामाद। क्या होगा? दामाद। उसके बाद अब जब बात आ रही है पत्नी की तो हम पत्नी के परिवार की ओर चलते हैं। पत्नी का पिता क्या कहलाएगा? ससुर। और पत्नी की माता, पत्नी की माता क्या कहलाएगी? सास। अच्छा, पत्नी का भाई क्या कहलाएगा? और पत्नी की बहन क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? साली। उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? पत्नी की बात हो गई। अब पत्नी कहेगी तूने मेरे परिवार वालों से तो रिश्तेदारी निकाल ली है, अब तेरे परिवार वालों से रिश्तेदारी मेरी बता। तो चलो बताते हैं। वही बात है, जैसे पत्नी, पत्नी का पिता है चाहे पति का पिता है, दोनों का ही सास ससुर ही होगा, तो ये दोनों का मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। पत्नी का है चाहे पति का है, दोनों का ही क्या होता है? सास ससुर। लेकिन अगर पत्नी का भाई, सॉरी पति का भाई, पति के भाई की मैं बात कर रहा हूं, तो पति का भाई अगर बड़ा है तो क्या होगा? जेठ। और छोटा है तो क्या होगा? देवर। अच्छा, और पति की बहन चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, कोई छेड़खानी कर ले इनके साथ, क्या होगा? ननद। ठीक है। अब उसके बाद अब भाई वालों के रिश्ते में चलते हैं। जैसे मान लो आपका भाई है, तो भाई का पुत्र आपकी क्या लगता है? भतीजा। और पुत्री, भाई की पुत्री क्या लगेगी आपकी? भतीजी। अच्छा, आपका पुत्र है, उसका भी पुत्र है तो आपकी क्या लगेगा? पुत्र का पुत्र क्या लगेगा? पोता। और पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री क्या लगेगी? पोती। चलो ये तो पुत्र की बात हो गई। अब बताओ पुत्री का पुत्र क्या लगेगा? क्या लगेगा? पुत्री का पुत्र क्या लगेगा? नाती। अब दोनों को ही नाती कहते हैं, और कई बार नाती की और पुत्री को लिखा जाता है नातिन। क्या लिखा जाता है? नातिन। नाती लिखे तो भी क्लियर हो जाती है बात, और कई बार पुत्री की पुत्री लिख देते हैं हम, पुत्री की पुत्री हम लिख देते हैं नातिन। क्या लिख देते हैं? नातिन। तो ये कुछ रिश्ते हो गए, और कुछ रिश्ते जब बाकी रह जाते हैं, वो रिश्ते जब हम क्लियर करेंगे क्वेश्चन, उस टाइम हम इनको क्लियर कर लेंगे। ये नोट कर